हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज आप हमारे साथ यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला का अगला चैप्टर, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार से 52 है। स्वर देखते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। इस प्रकार से कुल स्वरों की संख्या हो जाती है 11। उसके बाद दो जो अम और आह है, अम को कहा जाता है अनुस्वार और आह को कहते हैं विसर्ग। इनकी संख्या है 2। व्यंजनों की संख्या है 33। जो 33 व्यंजन हैं इनको हम मूल व्यंजन के नाम से जानते हैं। क से लेकर ह तक का जो व्यंजन है इनको मूल व्यंजन के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आते हैं संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन, जिसकी संख्या है 4। इनकी संख्या हो जाती है 4। फिर आते हैं हम द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जानते हैं दो वर्णों को, जो है अढ़ और अढ़। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजन में जिनकी संख्या हमने 33 बताई, मूल व्यंजन कहा, इन्हीं में से जो 25 व्यंजन हैं उनको हम वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। क, च, ट, त और प, ये 5 वर्ग है जिनको हम स्पर्शी व्यंजन या फिर वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। स्पर्शी व्यंजन कहने का मतलब ये है कि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करेंगे क से लेकर म तक का, तो हमारी जो जिह्वा है, जो जीभ है, वो हमारे मुख के किसी न किसी अवयव को या फिर हम बोल सकते हैं मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, टच करती है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन की संख्या हो जाती है 25। तो हम इसको यहाँ पर काउंट कर चुके हैं, 33 में अलग से नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 हो गया संयुक्त व्यंजन, 33 मूल व्यंजन या फिर व्यंजन जो है वो मूल व्यंजन कहलाएंगे। अयोग व्यय की संख्या 2, स्वरों की संख्या 11 और द्विगुण व्यंजनों की संख्या 2, टोटल हो जाते हैं 52। अब इन जो 52 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या क्या है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपके कोई से भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप डीएड बीएड का एग्ज़ाम ले लो या फिर सीजीपीएससी व्यापम का कोई सा भी एग्ज़ाम लेंगे, तो वर्णों के उच्चारण स्थान से एक न एक क्वेश्चन अवश्य ही वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको, क्या होता है आगे देखते हैं। जो वर्णों का उच्चारण स्थान है इनका, स्वर का भी व्यंजन का भी, इनमें हम देखते हैं जैसे कि ये हमारा जीभ है। वर्णों के उच्चारण के लिए हमको सबसे पहले आवश्यकता होती है जीभ की, ये जीभ है। इधर हमारा कंठ भाग है, नीचे की ओर होता है गला, जिसको कंठ कहा जाता है। ये वाला भाग ये कहलाएगा कंठ। देखिए, याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी आप कोई बात बोलते हैं, किसी से भी बात करना है या कोई भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, विचार जो आते हैं, विचार हमारे मन में आएंगे। मन में आने के बाद वो हमारे मुख के माध्यम से बाहर आते हैं। सबसे पहले जो भाग है ना, मन में विचार आया और मन से लेकर मुंह में बात आने तक, बोलने तक, बीच में कौन कौन से अंग हमारे आ रहे हैं, कौन कौन से अवयव आ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहला भाग जो आता है वो होता है हमारा गला, कंठ। कंठ के बाद यहीं पर होता है हमारा तालु। कंठ के बाद जो भाग आता है उसको हम कहते हैं तालु। ये हो गया हमारा तालु। तालु के बाद अब देखिए, कभी कभी ये होता है कि कंठ आता है, फिर तालु आता है, फिर मूर्धा आता है। कोई स्टूडेंट ये कहते हैं कि पहले आता है मूर्धा फिर आता है तालु। किसी का कहना ये होता है कि पहले तालु आता है फिर मूर्धा। आज हम इस पर भी चर्चा करते हैं। चलिए देखिए, जो आपका तालु है ना, दोनों की बात ही सही है, किसी की बात गलत नहीं है। चाहे आप बोलो कि जो तालु है, तालु पहले आता है और तालु के बाद आता है आपका मूर्धा, तब भी आप सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो। अगर आपका कहना ये है कि मूर्धा पहले आता है फिर आता है तालु, तब भी आपका कहना सही है। दोनों ही स्थितियों में आप सही हैं, लेकिन आपकी जानकारी अधूरी है। पूरी जानकारी देखिए। ये जो तालु है, तालु के 2 भाग होते हैं, एक होता है कठोर तालु और एक होता है कोमल तालु। और उन दोनों के बीच, कठोर तालु और कोमल तालु के बीच ही आपका पाया जाता है मूर्धा। तो आप चाहे बोलो कि तालु के बाद मूर्धा आता है या मूर्धा के बाद तालु, तो बात सही होगी। लेकिन कौन सा तालु? तो पीछे वाला जो भाग होता है तालु का, है ना, ये पीछे वाला भाग है तालु का,
और ये वाला है सामने वाला भाग तालु का। इसमें सामने वाला होता है कठोर तालु और पीछे वाला होता है कोमल तालु। सामने वाले भाग को कहा जाएगा कठोर तालु और पीछे वाला जो भाग है उसको कोमल तालु कहा जाता है। इन दोनों के बीच में ही, इन दोनों का बीच वाला जो स्थान है इसे कहा जाता है मूर्धा। मूर्धा। तो देखिए दोनों बात सही हो गई। तालु के बाद आया मूर्धा, ये भी बात सही। आप बोल रहे हैं मूर्धा के बाद आया तालु, तो ये भी बात सही। लेकिन कौन सा तालु? तो ये याद रखेंगे आप, कोमल तालु पहले पीछे वाला भाग है, बीच में आएगा आपका मूर्धा और उसके सामने आता है आपका कठोर तालु। तालु के बाद तालु से जुड़ा हुआ होता है आपका भाग जिसको हम मसूड़ा कहते हैं। तालु से जो भाग जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं मसूड़ा, ये हो गया आपका मसूड़ा। मसूड़े को वर्त्य कहा जाता है, ये है मसूड़ा। मसूड़े को आप बोल सकते हैं वर्त्य। उसके बाद आता है आपका दांत, इसी से जुड़ा हुआ भाग है दंत, जिसको दांत कहा जाता है। ये वाला भाग हो गया आपका दांत, दंत या दांत। और दांत के बाद आता है आपका होंठ, ओष्ठ, ओष्ठ, है ना। तो देखिए कौन कौन से भाग है यहाँ पर। सबसे पहला भाग तालु हम एक ही काउंट करेंगे यहाँ पर, कोमल तालु और कठोर तालु अलग अलग काउंट नहीं करेंगे। पहला भाग होता है कंठ, सबसे पहला भाग आया कंठ। कंठ के बाद दूसरा भाग जो यहाँ पे आता है वो होता है तालु। दूसरा भाग कौन सा आया? तालु, है ना। दूसरे भाग में हमने देखा तालु। तीसरे नंबर पे आता है मूर्धा। मूर्धा के बाद चौथे नंबर पे आएगा दंत और पांचवें नंबर पे आएगा ओष्ठ। आप कठोर तालु को इसमें काउंट नहीं करेंगे और ना ही मसूड़ा या वर्त्य को काउंट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि कई लोगों का मानना ये होता है ना। पहले जब हमको भी पूरा ज्ञान नहीं था, जब हम पढ़ रहे थे उस समय हमको भी यही लगता था कि मसूड़े को ही मूर्धा कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मसूड़ा और मूर्धा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये तो है हमारा मसूड़ा जिसको वत्स कहते हैं, और मूर्धा होता है दोनों कोमल तालु और कठोर तालु के मध्य में। अब ये जो 5 जगह है, पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दांत और पांचवा ओष्ठ, इन्हीं के आधार पर हम कौन कौन से वर्ण यहाँ से उच्चरित होते हैं ये देखते हैं। पहला भाग क्या है? कंठ। कंठ के बाद दूसरा आता है तालु, तीसरा है मूर्धा। मूर्धा के बाद चौथे नंबर पे आता है दंत और पांचवें नंबर पे आता है ओष्ठ। स्वर और व्यंजन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे हम, कौन सा स्वर यहाँ से उच्चरित होता है और कौन सा व्यंजन। तो पहले हम बात करेंगे स्वर की। पहले हम व्यंजन को देखते हैं, फिर स्वर में आएंगे। पहले व्यंजन, उसके बाद देखते हैं स्वरों को, और कुछ अन्य वर्ण भी इसके साथ में आएंगे। वो कौन कौन से वर्ण हैं देखते चलते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे काम है वर्गीय व्यंजनों का, जो कि 5 वर्ग में पाए जाते हैं आपके क, च, ट, त और प। उच्चारण स्थान हम इन्हीं वर्गों से लेंगे। पहला जो वर्ग था वो क वर्ग था, फिर च, फिर ट, उसके बाद आता है त और उसके बाद प। हमने जैसे सीक्वेंस से लिखा है यहाँ पर कि पहले कंठ आया, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और ओष्ठ, इसी के आधार पर ये 5 वर्ग लाइन से आते हैं यहाँ पे। जब हम कंठ की से उच्चारण की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है क वर्ग, मतलब क, ख, ग, घ। हम यहाँ पर अभी पंचम वर्ण को छोड़ देंगे, क्योंकि पंचम वर्ण जो है उनका उच्चारण स्थान होता है नासिक के। इसके बाद दूसरा जो दूसरा वर्ग है, ये पहला वर्ग, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। दूसरा वर्ग च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु, च, छ, ज और झ। इसका भी पंचम वर्ण यहाँ पर नहीं लेंगे हम। फिर आते हैं मूर्धा पे, तो आएगा हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ। यहाँ पर भी 5वां वर्ण जो आना है उसको नहीं लेंगे। फिर दंत की बात करें तो आएगा त वर्ग, त, थ, द, ध और न यहाँ पर भी नहीं लेंगे। और लास्ट में आता है हमारा प वर्ग, जिसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ, प, फ, ब, भ।
अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन से बचे। ये तो हमारा हो गया वर्गीय व्यंजनों का उच्चारण स्थान। इसी के बाद इसमें स्वर भी शामिल है आपका। कौन कौन से स्वर आएंगे? सबसे पहला स्वर आता है अ और आ। इनका उच्चारण स्थान होगा कंठ, अ आ। इसके अलावा जो विसर्ग है, आहा कहते हैं जिसको, उसका भी उच्चारण स्थान आपका कंठ है, और आहा के साथ ह का उच्चारण स्थान भी कंठ को ही माना गया है। फिर हम बात करते हैं तालु की। तो च वर्ग के अलावा, च वर्ग के अलावा अ आ के बाद आता है ई और बड़ा ई का उच्चारण स्थान हो जाता है तालु। मूर्धा, मूर्धा की जब हम बात करते हैं तो इसमें ट वर्ग आता है। ट वर्ग के साथ में आपका आएगा री जो है ना, री जो कि आपका स्वर के अंतर्गत आता है, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। फिर हम आते हैं दंत में। तो दंत में आएगा आपका त थ द ध, ओष्ठ में आएगा प फ ब भ। मूर्धा में 3 स है आपके पास, शक्कर वाला श, सरोता वाला श और षटकोण वाला स और सरोता वाला स। और इसके अलावा 4 और वर्ण बचे हैं आपके, जो है आपके य र ल व, य र ल व। ह हमने लिख लिया है यहाँ पे। अब ये जो वर्ण है इनका उच्चारण क्या होगा देखते हैं। चलिए इसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे हमने मूर्धा तक की बात कर ली। अब यही मूर्धा, दंत, तालु, मूर्धा और दंत है ना। तालु सबसे पहले आया, तालु सबसे पहले आ रहा है। इसमें ई और ई स्वर से आए हैं। इसके अलावा इनमें से कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान तालु होगा? तो आप याद रखेंगे यश, यस। यस कैसे लिखते हैं? यस नो, वो इंग्लिश में बोलते हैं, पर हिंदी में जब लिखे तो यस ऐसे लिखा जाता है। तो य और जो शक्कर वाला सा है उसका उच्चारण स्थान है तालु। फिर आते हैं मूर्धा में। तो यस के बाद आप याद रखेंगे रस, लेकिन रस को आपको गलत लिखना है, र लिखोगे और लिखोगे षटकोण वाला स। तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा। और फिर दंत में आएंगे तो आपको याद रखना है लस, और लस में आपको सरोता वाला सा लिखना है, ना कि आपको षटकोण वाला सा। 3 चीज़ें याद रखेंगे, यस, रस और लस। और ये तीनों के तीनों लाइन से आएंगे। कहाँ से? कंठ से स्टार्ट नहीं करना है आपको। तालु, मूर्धा और दंत, यस, रस और लस याद रखेंगे तो ये आपका हो गया। अब इसके बाद स्वर के कुछ वर्ण बचे हैं, जैसे कि ए और ओ औ। ए और ओ औ को संयुक्त स्वर कहा जाता है। ए ओ और औ, इन्हें हम संयुक्त स्वर के नाम से जानते हैं। इनका निर्माण कैसे हुआ है इस पर चर्चा करते हैं। पहले ए बना, ए और उसके बाद है ओ औ। हम जब मूल स्वर अ के साथ ई का योग करते हैं, अ के साथ ई का योग करते हैं तो ए बनता है, और अ के साथ ऊ का योग करते हैं तो ओ औ बनता है। तो अब इन्हीं से बना है ए। तो ए का उच्चारण स्थान देखेंगे। अ का उच्चारण स्थान है कंठ, अ का उच्चारण स्थान कंठ को लिया गया है। और ई का उच्चारण स्थान आप देखेंगे तालु, ई का उच्चारण स्थान है तालु। अब ए और ए इन दोनों से मिलकर बने हैं तो कंठ प्लस तालु, कंठ और तालु दोनों को मिला देंगे तो कंठ तालव्य बन जाता है। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य। दूसरे नंबर पे आते हैं अ का उच्चारण स्थान कंठ, और ऊ का उच्चारण स्थान आप देखो, अच्छा ऊ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, ऊ और बड़ा ऊ, इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। इसको आप याद रखेंगे, जब ओष्ठ लिखते हैं तो यहाँ पर बनता है ऊ जैसा, और दोनों ऊ का उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। और किसी में स्टार्टिंग में ऊ जैसा कोई भी वर्ण नहीं है, ओष्ठ में ही ऊ जैसा वर्ण है, तो ऊ का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ। अ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और ऊ का उच्चारण, अ का कंठ है और ऊ का ओष्ठ। अ और ऊ से बने हैं ओ औ, इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो इनका उच्चारण स्थान बन जाएगा कंठ ओष्ठ। तो इस प्रकार से इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? पहला तो है कंठ प्लस तालु, अगला यहाँ पर हम लिखते हैं कंठ प्लस तालु, इसको हम कह सकते हैं कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। और इनसे उच्चरित वर्ण है ए और ए।
दूसरे नंबर पे जब हम आते हैं तो बात करते हैं ओ और औ का। ओ औ, इन दोनों का उच्चारण स्थान हमने देखा कंठ और ओष्ठ से हुआ है, कंठ प्लस ओष्ठ, और कंठ और ओष्ठ को एक साथ हम बोल सकते हैं कंठोष्ठ। कंठोष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। उसके बाद हमारा सभी वर्गों का जो पांचों वर्ग थे, पांचों वर्ग में से अंतिम वर्ण बाकी है। पहले वर्ग से क वाले वर्ण से बचा है आपका क ख ग घ अंगा। अंगा के बाद दूसरा जो वर्ग है वहाँ से आएगा च छ ज झ इया। फिर अगला है ट वर्ग ट ठ ड ढ। फिर आता है इसमें अणा। फिर आएगा आपका त वर्ग त थ द ध न और प फ ब भ म। ये जो पांचवें वर्ण हैं, हर वर्ग का पांचवा वर्ण और साथ में आपका एक है अनुस्वार। इन सभी का उच्चारण स्थान नासिक्य होता है। नासिक्य। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करोगे तो वो कहाँ से उच्चरित होंगे? नाक से उच्चरित होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है नासिक्य वर्ण। इसके बाद सबसे लास्ट में आपका बचा है एक वर्ण जिसको जो है आपका व का उच्चारण स्थान। तो व का उच्चारण स्थान जब हम देखेंगे तो इनका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों जगह से होता है। दंत और ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, तो इसको कहा जाएगा दंतोष्ठ। व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। तो इस प्रकार से उच्चारण स्थान आपके कितने 9 उच्चारण स्थान हो गए। 9 के अलावा और कहीं से कुछ भी नहीं पूछा जाता है आपको। यही 9 उच्चारण स्थान को आपको याद रखने हैं और सारे के सारे वर्णों का उच्चारण स्थान आपको याद हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।